हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा विज्ञापन संख्या 02/2023 का सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये सेट प्रैक्टिस रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा के द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन और मोस्ट मोस्ट बेहतर ही समझे। ये सेट नंबर जो है, आज हम सेट प्रैक्टिस करेंगे 3। आज आप सेट प्रैक्टिस 3 करेंगे। यदि आपने यदि आपने सेट प्रैक्टिस 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप 1 और 2 को जाकर के देख ले। हमने 1 और 2 को सेट प्रैक्टिस कुल 150 प्रश्नों को कराया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप 1 से 2 किसी भी मॉडल प्रैक्टिस को बढ़िया से और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और डिस्कशन को करते हैं तो 100% है कि आप एनी कोई भी टेस्ट देंगे तो आपके स्कोर 100 प्लस। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो 100 प्लस हो जाएंगे। नहीं तो यदि आप पहले से जानते हैं और हमारे सेट प्रैक्टिस को देख लेते हैं तो 100% है कि 120 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप एक मेरे द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस प्लेलिस्ट से जा करके 20 सेट प्रैक्टिस कर लें। और आज हम जो सेट प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया सेट प्रैक्टिस है। इस सेट प्रैक्टिस में टोटल प्रैक्टिस सेट की संख्या 15 मिलेंगे। इस 15 प्रैक्टिस सेट को अगर आप कर लेते हैं तो 100% आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप एक बेहतर फॉर्म में पहुंच जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं सेट प्रैक्टिस की ओर। सेट प्रैक्टिस नंबर आपका आज जो होगा, आज हम सेट प्रैक्टिस नंबर करेंगे। सेट प्रैक्टिस आज हम लोगों का होगा 3। तो चलिए 3। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट प्रैक्टिस 3 आज हम कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से करेंगे और 100% आप अपना स्कोर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिख रहे हैं, ये रीजनिंग का सवाल है और यहाँ पे आपको बोला है अधिग्रहित करना का लिखा हुआ है प्राप्त करना। अधिग्रहित करने का मतलब है प्राप्त करना। इसका मतलब है अधिग्रहित और एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे देखिए, ये अपोजिट दिया हुआ है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है और लघु का छोटा एक दूसरे के समानार्थी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम कितने वर्ष तक की आयु पद धारण कर सकते हैं, अर्थात कितने वर्ष तक वे अपने पद पे बने रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक अपने पद धारण कर सकते हैं या 6 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकते हैं। भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक संस्था लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक इनके सदस्यों की नियुक्ति और सदस्य के कार्य का वर्णन मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा संबोधित करके ये त्याग पत्र दे सकते हैं। याद रखेंगे, यह एक संवैधानिक निकाय है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य आयोग की। तो वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 से 81 है। वही राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अगर कहे एससी आयोग, तो एससी आयोग आपको ध्यान रखना है कि एससी आयोग 338 में है, 338। और वही 338 यदि ए रहेगा, 338 ए, तो ध्यान रखेंगे ये एसटी आयोग है। और 338 बी रहेगा तो आपको ध्यान रखना है ये पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो सभी को आपको ध्यान रखना है और 315 आपको ध्यान रखना है लोक सेवा आयोग का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य निकाय की, जो जो प्रमुख संवैधानिक संविधिक निकाय है। संविधिक निकाय को आपको ध्यान रखना है।
संवैधानिक निकाय होता क्या है, ये सबसे पहले जान लीजिए। जिसे संसद या विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा गठित किया जाता है उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं, और जो संविधान में दर्ज है उसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग जिसकी स्थापना 1992 में हुआ है, वही आपको ध्यान रखना है। 1993 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुआ है, 1993 में। वही आपको बात कर लेते हैं 1964 में। तो 1964 में आपको ध्यान रखना है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुआ है। और वही बात कर लेते हैं केंद्रीय सूचना आयोग जिसका स्थापना 2005 में हुआ है। वही बात कर लेते हैं अ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको एनजीटी कहते हैं, जिसकी स्थापना 2010 में हुआ है, 2010 में। और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो कि जिसकी स्थापना 2007 में हुआ है। तो आपको ध्यान इन सभी आयोग को रखना है क्योंकि ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय हैं जिसका अधिनियम के जरिए बनाया गया है। आशा करते हैं इस सारी बात आप याद रखेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। बोला है कि गुड़हल फूल से संबंधित है, तो निम्न में कौन सही होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि गुड़हल एक फूल है तो कद्दू एक फल है। बाद बाकी ये सारे ऑप्शन संबंधित नहीं है, इसके राइट आंसर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है। तो भारत में रुपये का अवमूल्यन आपको ध्यान रखना है अब तक 3 बार किए जा चुके हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब ये 3 बार कब कब हुए हैं, तो 19 सितंबर 1949 को पहली बार हुआ है। वही दूसरी बार आपको ध्यान रखना है 5 जून 1966 को हुआ है। 5 जून 1966 को हुआ है। और तीसरी बार आपको ध्यान रखना है कि तीसरी बार जो अवमूल्यन हुआ है वो 3 जुलाई 1991 को हुआ है। 1991 ध्यान रखेंगे, इन 3 बार अभी तक हो चुके हैं। 1900 आपको ध्यान रखना है कि अवमूल्यन का मतलब होता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार की मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें घरेलू मुद्रा को कम कर दिया, मूल्य को गिरा दिया जाता है। तो इस बातों को ध्यान रखना है, ये जानबूझ करके किया जाता है। तो आशा करते हैं इतनी बात आपको ध्यान रखना है। 1949, 1966 और 1991 3 बार अभी तक अवमूल्यन हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से है। बोला है कि आपस में संबंधित है, जिस तरह से मतलब बोला है कि ये संबंधित है उसी तरीके से आपस में कौन संबंधित है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 11 का स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर घटा देंगे, 11 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा देंगे तो 57 आता है। ऐसे जस्ट लाइक ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ही ऑप्शन आपको डी में है। जो आप 15 के स्क्वायर से अगर 12 के स्क्वायर घटाते हैं तो 81 आपको आ जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है। हाल ही में आथुर पान आथुर पान पत्ता को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना है अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च जो कि आंध्र प्रदेश से हाल ही में जीआई टैग मिला है। वही गोंड पेंटिंग और मुरैना गजक, आंध्र प्रदेश से आपको क्या क्या याद रखना है, आरूप वैली, कॉफ़ी व काली मिर्च। गोंड पेंटिंग और मुरैना गजक मध्य प्रदेश से आपको ध्यान रखना है। वही आपको लद्दाख से क्या ध्यान रखना है, तो आपको लद्दाख से ध्यान रखना है लकड़ी की नक्काशी कला। वही असम से गमोचा को अर्थात गमछा को जीआई टैग 2022 में दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, सभी को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है रीजनिंग। रीजनिंग का क्या पैटर्न है आप इसको समझ लें। तो इसका पैटर्न है कि -1 पहले -1 कर दिया, फिर -1 के बाद आपको ध्यान रखना है +2 कर दिया, +2 कर दिया है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है -3 +4 इस तरह से करके देख लीजिए। तो लास्ट में आपका है उसी तरीके से आप -1 -2 करेंगे
तो -1 +2 प्लस -3 +4 -5 और +6 इस तरह का पैटर्न है। इस ऐसे करने से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो ध्यान रखेंगे कि नेपाल 2008 में एक संघीय गणराज्य के रूप में बना था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 11 जून 2008 को अपदस्थ राजा ज्ञानेंद्र महल छोड़कर चले गए। नेपाली कांग्रेस के राम वरण यादव जुलाई 2023 में 2008 में नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर प्रथम राष्ट्रपति बने। वर्ष 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इस बातों को ध्यान रखें। नेपाल की राष्ट्रीय ध्वज त्रिभुज आकार के हैं। इस सारे बातें आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग से है। रीजनिंग का क्या पैटर्न है इसको समझ लीजिए कि किस तरह से ये बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि जब हम इसको देखते हैं तो ये बढ़ रहा है आपका 3, जस्ट लाइक इसी तरीके से आप देखेंगे तो 16 बढ़ रहा है, फिर 16 के बाद आपको ध्यान रखना है 33 बढ़ रहा है, फिर 52 बढ़ रहा है, फिर 75 बढ़ रहा है, फिर 104 बढ़ रहे हैं, फिर 135 है और 172 है। ऐसे करके आप देखेंगे तो देखिए कितना कितना ये टर्म बाय टर्म बढ़ा है। तो ये देखिए, ये पहले सबसे पहले आपका 3 बढ़ा है तो 3 13 बढ़ गया, 13 के बाद फिर कितना ज़्यादा बढ़ा है, 13 के बाद 4 जोड़ दिए तो 17 बढ़ गया, फिर 17 के बाद कितना बढ़ा है, फिर 19 बढ़ गया है, फिर उसके बाद 23 बढ़ा है, अर्थात प्रत्येक अभाज्य संख्या जोड़ते हुए चला गया है। तो ऐसे लास्ट में आप देखेंगे कि लास्ट में आपको 37 बढ़ाना है, तो 37 बढ़ाने के बाद आप क्या प्राप्त करेंगे? तो इस तरह से आपको ऐसे जोड़ करके 2 बार देख लेना है और इस तरह से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएँगे। इस तरह से आप करके देख लेंगे एक बार। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम थोड़ा रीजनिंग और मैथ्स पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। आपको जीके जीएस कराना है और मैथमेटिक्स आपको खुद से हल करके देख लेना है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप हमें मैसेज कर देंगे तो हम आपको फिर से पुनः दोबारा बता देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है आपका 10। देखिए 10 में क्या कहा है, किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है? तो ध्यान रखेंगे उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के उत्तोलक में आपको ध्यान रखना है प्रथम और द्वितीयक और तृतीयक होता है। जिसमें से हमसे बोला है कि सदैव 1 से बड़ा उत्तोलक कौन-सा होगा? तो सदैव द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होंगे वो सदैव 1 से बड़ा होते हैं। वही प्रथम में आपको 1 से बड़ा और बराबर होते हैं। वही तृतीयक श्रेणी में आपको ध्यान रखना है 1 से कम होता है। बात कर लेते हैं उत्तोलक की, तो उत्तोलक में आपको ध्यान रखना है एक फलक्रम होता है, एक इफोर्ट होता है और एक लोड होता है। इस तरह से हम उत्तोलक को तय करते हैं। प्रथम उत्तोलक में आपको ध्यान रखना है कि आपको फलक्रम जो होता है आयास व भार के बीच में फलकर्म होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इफोर्ट और लोड के बीच में फलकर्म हो जाए तो प्रथम श्रेणी का है। वही आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक किसको कहते हैं? तो जिसमें आपको ध्यान रखना है, जिसमें लोड बीच में होता है, जिसमें लोड बीच में होता है और इफोर्ट और हलकर्म आपका साइड में होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, लोड जब बीच में हो तो द्वितीयक श्रेणी का है, हलकर्म जब बीच में हो तो प्रथम श्रेणी का है। वही आपको ध्यान रखना है कि जब इफोर्ट बीच में हो, जब इफोर्ट बीच में हो तो आपको ध्यान रखना है इफोर्ट बीच में होने पर ये तृतीयक श्रेणी का हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये तृतीयक प्रथम और दूसरे श्रेणी का। बात कर लेते हैं नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है वो द्वितीयक श्रेणी का होता है। वही आपको ध्यान रखना है मनुष्य का हाथ तृतीयक श्रेणी का होता है। वही बात कर लेते हैं अगर हम पिलास और सरसी और कील उखाड़ने वाले कैंची, ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन-सा अचालक नहीं है? अचालक का मतलब है अचालक का मतलब है चालक है, अचालक नहीं है। तो ये रबर अचालक है, कागज़ भी अचालक है, अभ्रक भी अचालक है। सेलेनियम आपको ध्यान रखना है अचालक नहीं है।
इतनी बात आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं चालक, अचालक की। तो चालक वे हैं, धातु सारे चालक होते हैं, जिससे जिससे होकर ऊष्मा या विद्युत प्रवाहित हो जाते हैं। वही आपको अचालक की बात कर ले, तो अचालक में लकड़ी, रबर, कागज, अभ्रक, आसूत जल जो है अचालक है। अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये सब अति अर्धचालक में आते हैं। अति चालक की बात कर ले तो अति चालक में आपको ध्यान रखना है, जिसका प्रतिरोध शून्य होता है वो अति चालक होता है। अति चालक की खोज डच वैज्ञानिक कैमरलिंग ने किया था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका रीजनिंग है। देखिए रीजनिंग में इसमें क्या कंसेप्ट है, आप इसको समझ लीजिए। तो रीजनिंग में कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले यहाँ 4 बढ़ गया। 4 बढ़ने के बाद यहाँ पे 2 गुने प्लस 2 गुने प्लस 3 कर दिया, फिर 4 बढ़ा दिया, फिर 2 गुने प्लस 3 कर दिया, फिर 4 बढ़ा दिया, फिर 2 गुने प्लस 3 कर देंगे। जैसे ही 2 गुने प्लस 3 करेंगे तो आपको 157 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है अनुक्रम से फिर से रीजनिंग का सवाल है। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आप खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जीरो का स्क्वायर प्लस वन करेंगे, जीरो का स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो वन आएगा, तो वन दिया हुआ है। फिर उसी उसी तरीके से वन का स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो दो आएगा, तो यहाँ पे दो दिया है। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, दो का स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो कितने आ जाएंगे, पाँच आ जाएंगे, तो यहाँ पाँच दिया है। और बीच में हमको बोला है फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखिए फिर पाँच का स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो आ जाएगा 26। फिर उसी तरीके से 26 का स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे 677 दिया है, तो इसका राइट आंसर 26 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है कि भाई बोला है कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देख लीजिए कि डेसिमल कितने अंकों का है। तो जितने अंकों का डेसिमल यहाँ है उतना ही अंकों का डेसिमल यहाँ है। तो अब दोनों का डेसिमल सेम है, तो इस तरह से अब हमको देख लेना है कि ये किसका वर्ग है और ये किसका वर्ग है। तो ऊपर तो 35 का वर्ग है और नीचे किसका वर्ग है, तो नीचे आप ध्यान कर लीजिए, नीचे आपको ध्यान रखना है कि किसका वर्ग है, तो ये 73 का वर्ग होता है। तो इस तरह से 35/73 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से ही है। यहाँ पे रीजनिंग में देखिए रीजनिंग का सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको रीजनिंग का सवाल बार बार हल करके प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखिए फिर से बोला है दो गुने प्लस तीन कर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम दो गुने प्लस तीन, फिर आगे हो जाएगा आपको तीन गुने प्लस दो। अर्थात इसका कंसेप्ट ये है कि पहले दो गुना कर दिया, फिर प्लस गुना दो और प्लस तीन कर दिया, तो 16, 16 गुने दो अब प्लस तीन करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। जस्ट लाइक अगला अगला जो आएगा 35 गुने तीन अब प्लस दो कीजिएगा। फिर उसी तरीके से एक बार आपको क्या करना है, एक बार दो गुना करना है प्लस तीन करना है, एक बार तीन गुना करना है प्लस दो करना है। ऐसे कंसेप्ट है, आपको ध्यान कर लेना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैं बता दूं डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएंगे। डी इज द एक्यूरेट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बोला है कि सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। जूरा पर्वत जोरन में, जोरन स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में ही है, सही है। सामून जो है ना इटली में नहीं, ईरान में है, ईरान में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सामून ईरान में पड़ता है और टेम्पोरल मध्य अमेरिका में पड़ते हैं, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पवन जो होता है, विभिन्न प्रकार के पवन होते हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है अस्थाई पवन के उदाहरण व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवन हैं। अस्थाई पवन तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवन है। बात कर लेते हैं हम व्यापारिक पवन में, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले कटिबंधों में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलती है। मतलब उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब की वाले क्षेत्र की ओर चलती है, यह व्यापारिक पवन कहलाती है। वही आपको पछुआ पवन की बात कर लेते हैं, तो पछुआ पवन आपको ध्यान रखना है कि उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को हम पछुआ पवन
कहते हैं। वही ध्रुवीय पवन ध्रुव उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है, तो हम उसको कहते हैं ध्रुवीय पवन। अर्थात सिंपल भाषा में समझे तो ये कटिबंध है। और ये ध्यान रखेंगे कि हमको व्यापारिक पवन सबसे पहले कहा है, तो व्यापारिक पवन आपको ध्यान रखना है कि उच्च पेटी से निम्न पेटी की ओर चला। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पछुआ पवन जो उपोषण वायुदाब से उपध्रुवीय ध्रुव की ओर चला और आपको ध्रुव से एक निम्न वायुदाब की ओर चलता है। इस तरह से ऐसे पवने को हम अस्थायी पवन कहते हैं। इस तरह से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न रीजनिंग में है। रीजनिंग प्रश्न जानने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको पवन के बारे में और बता दूँ। तो सिराको पवन सहारा रेगिस्तान में चलता है। चिनूक आपको ध्यान रखना है रॉकी पर्वत पर के पूर्वी ढाल पर चलते हैं। वही फ़ॉन पवन हॉर्न जो है फ्रांस में चलते हैं, इटली में चलते हैं। और सिमुक जो है आपको अरब रेगिस्तान में चलते हैं। वही आपको हबूब उत्तरी सूडान में चलता है, लू भारत में चलता है, बुरान मध्य एशिया में चलता है, पेम्पोरो आपको अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलता है। वही वाइज फ्रांस में चलते हैं, लेवांटर दक्षिण स्पेन में चलता है, फ्रांस में चलता है, बोरा इटली और यूगोस्लाविया में चलते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए क्या कांसेप्ट है, यहाँ कांसेप्ट ये है कि ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे देखिए 3 माइनस हो गया है। फिर 3 माइनस के बाद आपको क्या है कि यहाँ r के बाद यहाँ पे देखिए कि 3 माइनस हो गए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कि अगले क्या आएँगे, तो आगे फिर 3 माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से 3 माइनस करते-करते 3 माइनस कीजिए, फिर 3 माइनस कीजिए। यहाँ पर भी देखिए 3 माइनस किया गया है, तो अर्थात 3 माइनस करने का मतलब है कि अगले यहाँ पे 3 माइनस अगर किया जाए, ए से 3 माइनस किया जाए तो 27 से 3 माइनस होगा तो 24 आएगा। 24 वाले कितने ऑप्शन है? तो 2 ऑप्शन है। 25 वाले आपको कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं। अगला टर्म देख कर के आप निकाल सकते हैं। फिर अगले जो है, अगले आप जेड को देखें तो जेड में आपको देखिए जेड में 2 माइनस किया है। फिर उसके बाद अगला आएगा तो 2 माइनस होगा। तो 2 माइनस होने का मतलब है 24 में 2 जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अ, जब 24 से 2 जाएगा तो 22, 22 वाले कौन से हैं? तो देखिए 22 किस में लिखा हुआ है? 1 मिनट। यहाँ पे देखिए कि जेड है, जेड से 2 माइनस हुआ तो 24 आ गया। और यहाँ एक्स से 2 माइनस होंगे तो 22, 22 वाले ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसलिए हमको इससे पकड़ में नहीं आएगा। तो अगले हम इसको देखेंगे, बी के बाद यहाँ पे लिख रहा है, बी के बाद यहाँ के दिख रहा है, तो 9 कर रहा है प्लस, 9 प्लस कर रहा है, 9 प्लस करेंगे तो 11 9 20 होता है। 20 वाले ऑप्शन किसमें है दिख रहा है? तो यहाँ दिख रहे हैं, इसलिए डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न दाब का मात्रक क्या है ये पूछा है। तो दाब का मात्रक आपको ध्यान रखना है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं अन्य कुछ। तो आपको ध्यान रखना है घनत्व का मात्रक दरमियान बटे मास बटे आयत वॉल्यूम होता है। वही आपको ध्यान रखना है वेग का मात्रक विस्थापन बटे समय होता है। त्वरण का मात्रक वेग परिवर्तन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम प्रति सेकंड होता है। वही शक्ति का मात्रक आपको ध्यान रखना है न्यूटन, शक्ति का मात्रक जूल्स प्रति सेकेंड या वाट होता है। वही कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। और दाब की मात्रक बात करें तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल भी होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है? तो दहन की क्रिया के लिए आपको ध्यान रखना है पदार्थ का ज्वलन ताप का होना जरूरी है। अदाह्य नहीं बल्कि दाह्य पदार्थ होना चाहिए। दहन का अपोषक नहीं बल्कि पोषक पदार्थ का होना जरूरी होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 में देखिए सीरीज से है। सीरीज में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप काउंट करें कि कितने हैं टोटल। तो टोटल काउंट करें तो 3, 3 2 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 है। आप पहले सबसे पहले 3-3 बाँट के भी दे सकते हैं या 7-7 बाँट करके देख सकते हैं, क्योंकि 21 7 गुने 3 होता है, या तो 3 बाँट ले या 7 बाँट ले। तो चलिए हम सबसे पहले आपको 7 बाँट के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे यहाँ रख दिए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7,
यहाँ रख दिए। अब 7 में ये टर्म में बँट गया है। अब इसके आधार पर आप भरने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ लास्ट में टी है तो यहाँ भी लास्ट में टी है। इसका मतलब यहाँ आर आना चाहिए। यहाँ आर आ गया। अब यहाँ आर आने के बाद टी आर के बाद क्या होता है, एस, एस मिल रहा है। एस के बाद क्या है, यहाँ ए आने चाहिए था। अब इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शुरुआती किससे होगा, टी से। टी के बाद एस आएगा, तो टी के बाद यहाँ एस आ गया, यहाँ भी एस आ गया। तो एस से शुरुआत कितना में हुआ है, सब में हुआ है। एस के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। आर, एस के बाद आर किस में है, इस सभी में है। उसके बाद आर के बाद क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो टी कहाँ है, एस आर टी। एक ऑप्शन तो आपको कट गया। और लास्ट में देख लीजिए कि लास्ट में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि लास्ट में यहाँ पे ए आया है और यहाँ पे ए आया है। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गए हैं। अब ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होंगे जिसमें से आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ऐसे मिलाएंगे तो डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे बोला है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 75(3) की। तो अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार बनाया गया है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हता, शपथ, वेतन, भत्ते से संबंधित है। वही अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद होगा, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। मंत्री को मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होने पर भी मंत्री को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणी होती है, 3 प्रकार के मंत्री होती है, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न है आपका, देखिए कथन और निष्कर्ष से है। कथन में बोला है कथन में देखिए कि कथन में बोला है कि सभी पी, जितने भी पी हैं सब क्यू हैं, जितने भी पी है क्यू हैं और सभी आर क्यू हैं। तो सभी आर क्यू हैं, इसका मतलब क्या है कि इसी के अंतर्गत आर भी होगा। अब यहाँ पे देखिए बोला है सभी क्यू आर हैं, तो सभी क्यू आर नहीं है, बल्कि सभी क्यू आर नहीं है, बल्कि सभी पी सभी आर क्यू है, उल्टा है इसका अपोजिट, इसलिए ये गलत हो गया। सभी पी आर है, तो सभी पी आर है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए दोनों ही के दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एम संख्याओं का औसत, एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है और एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर है, तो एम प्लस एन संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान रखिएगा, कुल कुल योग आपको निकालते हैं तो एम एन स्क्वायर हो जाएगा और फिर एम स्क्वायर एन हो जाएगा और बटे हो जाएगा एम प्लस एन। तो इस तरह से आप इसमें कॉमन कर क्या कर सकते हैं, एम प्लस एन कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही आप एम एन कॉमन करेंगे तो एम प्लस एन आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर भी एम प्लस एन नीचे है, इससे ही कट गया, एम एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। संख्या कोई भी हो, अगर इस तरह का होगा तो आपको मल्टीप्लाई में आंसर होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ए और बी भी दिया जा सकता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का इतना परसेंट खर्च करता है तो 1200 प्रति माह बचा लेता है, तो उसकी मासिक खर्च क्या है ये बोला है। तो ध्यान रखेंगे, आमदनी इतना है, इतना खर्च करता है, तो आमदनी के इतना खर्च करने का मतलब है, ये ध्यान रखेंगे कि जब भी 66.2/3 रहे तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 2/3। तो 2/3 जब कोई खर्च करता है, इसका मतलब है कि 3 रुपया में 2 रुपया खर्च कर देता है, तो 1 रुपया बच जाएगा, 1/3 बच गया। 1/3 की वैल्यू जो है 1200 है, तो इसका मतलब है कि टोटल वैल्यू आपको क्या होगा, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 3600। 3600। अब हमसे बोला है कि खर्च कितना करता है, तो खर्च आपको 2 यूनिट करता है, आपको खर्च 2/3 कर रहा है, इसका मतलब 3 में 2 कर रहा है, टोटल है 3600। 3600 का 2/3 अगर आप करेंगे
तो आप 3 से काट देंगे तो 12 दूना 24, अर्थात कहने का मतलब है ये 2400 निकल कर आ जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, चीन की सांसद क्या कहलाती है? तो चीन की सांसद को हम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, इस बातों को ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश का जातीय संसद होता है, कांग्रेस अमेरिका का है और डायट जापान का है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य हम संसदों की बात करें तो रूस का ड्यूमा है, मालदीव का मजलिस है, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है, यूएसए का कांग्रेस है, जापान का डायट है, ईरान का आपको ध्यान रखना है, ईरान का है मजलिस, अफगानिस्तान का शोरा है, बांग्लादेश का जातीय संसद है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए ये रिलेशन से संबंधित है, रिलेशन में आपको ध्यान रखना है। ए बी का बोला है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, चलिए ठीक है। उसके बाद है बी सी का पुत्र है, तो बी जो है सी का पुत्र है, तो ध्यान रखेंगे सी ऊपर हो जाएगा, सी का ये भी पुत्र हो गया, अर्थात ये दोनों भाई भाई हो गए। सी का विवाह डी से हुआ है तो सी का विवाह डी से हुआ है। और उसके बाद बोला है कि सी का विवाह डी से हुआ है, ई डी की पुत्री है, ई जो है डी की पुत्री है, ठीक है। ई का विवाह एफ से हुआ है, ई का विवाह एफ से हुआ है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे ये पति पत्नी हो गए। अब बोला है कि ई का विवाह एफ से हुआ है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो याद रखिएगा कि ये दोनों भाई हुए, ये बहन है और बहन का ये पति है। तो याद रखिएगा कि ये जो है ए से संबंधित है, ये साला है, ठीक है। बहन का जो पति होगा वो साला होगा, तो ए का संबंध पूछा है तो साला से हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 27। 27 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है? तो आपको ध्यान रखना है कि तरंगे वे कौन से हैं जो निर्वात में भी संचरण कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी आपको विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी निर्वात में भी संचरण करते हैं। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। जैसे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। इनका तरंग दैर्घ्य ध्यान रखेंगे 10 के पावर -14 मीटर से लेकर 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। गामा किरण का तरंग दैर्घ्य लगभग 10 के पावर 14 से 10 के पावर 10 मीटर होता है। गामा किरणें की चिकित्सा में कैंसर कोशिका को नष्ट करने में किया जाता है। वही बात कर लेते हैं हम। वे तरंगे जो किसी पदार्थ के माध्यम में संचरित होता है यांत्रिक तरंग के नाम से जाना जाता है, अर्थात माध्यम में गमन करने वाले को हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपको बोला है, अगले प्रश्न में है, ध्यान रखेंगे कि अगला प्रश्न है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित किया गया है। वही परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में आपको आधुनिक आवर्त सारणी मोसले का आवर्त सारणी है। इस तरह से ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में एक दो तरह के लाइन लिए गए हैं, एक बड़े लाइन और एक खड़े लाइन। इस खड़े लाइन को हम वर्ग कहते हैं और बड़े लाइन को हम आवर्त कहते हैं। बड़े लाइनों की संख्या आपको ध्यान रखना है 7 है और खड़े लाइनों की संख्या आपको ध्यान रखना है टोटल 18 हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। मेंडेलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी और ये ध्यान रखेंगे कि समान गुणधर्म वाले समान समूह में रखे गए थे। उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन की खोज जो है उन्होंने नए समूह में समायोजित जब हुआ तो नए समूह बना दिए, ध्यान रखेंगे। और बात कर लेते हैं कि कुछ भिन्न गुण वाले तत्वों को भी जैसे क्षार तत्व थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील है, जिन्हें अल्प क्रियाशील मृदा धातु के साथ इन्होंने रख दिया, जो कि एक दोष इनके आवर्त सारणी में दिखाई देता है। वही हाइड्रोजन का स्थान इन्होंने स्थान नहीं दिया, ये भी इनकी आवर्त सारणी में दोष नजर आता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हेलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे
और अगला प्रश्न नंबर है आपका 29। 29 प्रश्न में देखिए क्या है, ये भी एक रिलेशन का सवाल है और रिलेशन के सवाल में आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है और यहाँ देखना है। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसा ऐसा पहला है, तो आर जो है, आर आर जो एस का क्या होगा, पति होगा। आर एस का पति है तो राइट। अब उसके बाद टी को देखना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, माँ है, तो टी एस टी की माँ है, टी की माँ हो गई। अब उसके बाद फिर उसके बाद देखिए टी का संबंध यू से, और हमको आर और यूए का संबंध पूछा है, तो यहीं से हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमको ये वाले संबंध में क्या कह रहा है, पत्नी है, अर्थात टी यू की पत्नी है, टी यू की पत्नी हो गया, पत्नी हो गया तो ये पति हो गए। अब उसके बाद यू आर का संबंध यू से पूछा है, तो यहाँ देखिए आर, यहाँ आर पति पत्नी हो गए, यहाँ पे आर एस, और यहाँ ये जो है आपको ध्यान रखना है कि पुत्र, ये आपका पुत्री है और ये पुत्र है। तो ध्यान दे दीजिए कि क्या होगा, तो यहाँ पुत्री का जो पति होगा, तो यहाँ आर आर से संबंध पूछा है, तो आर ससुर हो गए और ये दामाद हो गए, तो आर का संबंध ससुर से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थानों की स्थापना की। तो ध्यान रखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको कहते हैं की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे 1944 में यह सम्मेलन हुआ था और 1945 में इन दोनों संस्था की स्थापना हुई थी। दोनों संस्था का मुख्यालय वाशिंगटन DC में पड़ता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये दोनों बहुराष्ट्रीय संस्था हैं और इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में पड़ता है। विश्व बैंक की सदस्य, ध्यान रखेंगे कि जो देश IMF का सदस्य है वह स्वतः ही विश्व बैंक का सदस्य बन जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान 190 सदस्य, अंडोरा 2020 में इसका नवीनतम सदस्य बना है, और फ्रांस एवं स्पेन की सीमा पर स्थित यह एक छोटा सा देश है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक बुल्गारिया के क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन कहा। गगन क्या कहता है, देखिए, इसकी माँ मतलब अमित की बहन की माँ, अमित की बहन की माँ, इसका मतलब है अमित की भी माँ हुआ, के पति, बहन के मतलब अमित के माँ के पति, अर्थात अमित के बहन की माँ, अर्थात अमित के माँ के पति, तो माँ के पति पिता हो गए। मेरे मतलब अमित के पिताजी मेरे बेटी की माँ, अर्थात गगन की बेटी की माँ, बेटी गगन की बेटी की माँ क्या हो गई, माँ के पति, मतलब गगन के बेटी की माँ के पति मतलब गगन के पिता हैं। तो गगन के भी पिता हैं और अमित के भी पिता हैं। इसका मतलब है कि अमित और गगन किस प्रकार संबंधित है, तो भाई का संबंध है। राइट आंसर डी हो जाएगा, दोनों के पिता है, इसका मतलब है कि भाई का संबंध होगा। देखिए, राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति की याद रखेंगे, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद राष्ट्रपति का पद अवधि बोला है, मतलब कितने दिन तक वे काम कर सकते हैं, तो ये चीज का चर्चा आपको अनुच्छेद 56 में है। बात कर लेते हैं, 52 में पद है, 53 में कार्यपालिका की उनको शक्ति दिया गया है, 54 की बात करें तो 54 में उनको निर्वाचन मंडल है, और 55 में निर्वाचन की रीति है, 56 में कितने दिन काम करेंगे, 57 में वह दोबारा भी चुने जा सकते हैं, 58 में योग्यता है, 59 में अहर्ता है, 60 में उनको शपथ की बात किया गया है, 61 में महाभियोग लगाने की बात किया गया है, और बात कर ले 72 में तो क्षमादान की शक्ति की बात है। तो इतनी बात आपको हमेशा याद रखना है, जैसे कि मैं याद रखता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ देखिए, यहाँ 5 मित्र है जो जो एक उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है,
तो फ्रेंड्स ये सीटिंग अरेंजमेंट्स में का है। सीटिंग अरेंजमेंट आप खुद से करके देख लीजिएगा, मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ। इसकी जो बैठक होगा वो आई के एम जे एल है, एम जे एल। यहाँ पूछा है कि कौन बीच में कौन है, तो यहाँ पे एम बैठा हुआ है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहाँ बोला है कि जे के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो आई और जे के बीच में, आई और जे के बीच में एम और के है, एम और के डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किसको 1857 का पत्र प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है। 1857 के प्रथम विद्रोह स्थल आपको ध्यान रखना है, ये मेरठ को माना जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं एनआई, जिसको नेटिव इन्फेंट्री कहते हैं, एनआई ने क्या किया था, विद्रोह किया था। विद्रोह के सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सितंबर 1857 में दिल्ली पुनः अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसकी शुरुआत बैरकपुर से के छावनी के मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, लेकिन शुरुआत जो है संभवतः 10 मई को 1857 को ही मानी जाती है, तो मेरठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट से है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको ध्यान रखना है, अरेंज कर लेना है। मैं इसको आपको अरेंज करके बता दे रहा हूँ। मैं इसको पूरा बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप खुद से अरेंज करने का प्रयास करेंगे। इसका जो अरेंजमेंट होगा इस तरह का वर्ग है। वर्ग में आपको ध्यान रखना है कि इसमें बोला है कि कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति में 4 कोने से बैठे हैं, 4 कोने पर बैठे हैं और 4 लाइन पर बैठा है। तो इस तरह से बैठक जो होगा एफ जी डी ई ई, उसके बाद है एच है, जे है और उसके बाद के है, आई है। इस तरह से हमसे पूछा है कि एच के सामने आई के ठीक तिरछे विपरीत कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखिए आई के ठीक तिरछे विपरीत जो है ई बैठा हुआ है। बस यही आपका आंसर है, आप इसको मिला लेंगे, बना लेंगे। इसका राइट आंसर देखिए, आप राइट आंसर हो जाएगा आपका ई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका मैथमेटिक्स में। बोला है कि एक यंत्र को 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उतना ही उतना उस हानि से दुगुना है, उस हानि से दुगुना है जो यंत्र को 450 में बेचने से होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर 100 रुपया की वस्तु होगा तो लाभ कितना होगा, 900 माइनस एक्स। और हानि की 100 रुपया की वस्तु हो तो उसकी हानि क्या होगी, तो हानि जो होगा आपको ध्यान रखना है एक्स माइनस 450। अब यहाँ देखिए, ध्यान रखिए, ये इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये बोला है कि 2 गुना है तो 2 से हम सबसे पहले गुना कर लेंगे। जैसे ही 2 से गुना करेंगे 2x और 900 हो जाएगा, 900 900 1800 और 2 एक्स इधर आ जाएगा तो 300, अर्थात कहने का मतलब है 3x बराबर हो जाएगा 1800। 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 600, अर्थात x की वैल्यू मतलब क्रयमूल्य इसका 600 है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे उस यंत्र को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। तो 600 की वस्तु को अगर हम 25% का लाभ लें तो इसका मतलब है कि 150 रुपया उसमें फ़ायदा होना चाहिए। तो 150 रुपया जोड़ देंगे तो यानी 750 में बेचा जाना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नंबर आपका होगा 37। देखिए 37 में बोला है कि भाई इसमें जो है एस का मान बताना है। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएंगे तो यहाँ जो एन है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसको अगर आप 1 मान लेते हैं तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा कि 3/4 हो जाएगा। और एक बार आप गुने, आपको ध्यान रखना है कि एक बार हो जाएगा आपको 15/1/3। तो यहाँ देखिए ये 46 हो जाएगा, 46 सॉरी ये प्लस करना है। तो 1/1/3, 1/1/3 प्लस 1/1/3 करना है एक बार, एक बार 15/1/3 करना है बस, और इसको बाई हाफ कर देना है। इस तरह से आपको जो भी आएगा इसका रिजल्ट वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका रिजल्ट आपको आने वाला है ये 125 हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मैंने क्या कहा है 1/2
1 पूर्णांक 1/3 प्लस 15 पूर्णांक 1/3। बस इसी को हल कर लेना है। इसको हल करने से जो भी आएगा आप लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे 15 n थी दिए हुए थे। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्रमशः कौन सी संख्या होगी। तो याद रखिएगा यहाँ जो रोल नंबर है वही प्रोटॉन की संख्या होगी। तो यहाँ पे कितना 35 है, तो 35 इसमें लिखा हुआ है। बस एक ही ऑप्शन में है, आप यहाँ लगा लेंगे। इस तरह से ध्यान रखेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या ये दोनों को लेस करने से आता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ध्यान रखना है जो प्रोटॉन की होगी वही इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लगे हैं। इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक याद रखिएगा बढ़ जाता है। तभी तो हम तभी तो हम किसी खाना बनाते हैं, जब भोजन पकाते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि भोजन पकाते समय हम नमक मिला देते हैं ताकि वो जल्दी से पक जाए। क्वथनांक बढ़ जाएगा तो जल्दी से पक जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं कि पदार्थ की शुद्धता का निर्धारण इसके गलनांक तथा क्वथनांक के जांच के द्वारा ही किए जाते हैं। शुद्ध पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक सुनिश्चित होते हैं। क्रिस्टलों की शुद्धता के परीक्षण कभी-कभी क्रिस्टलों के रंग से भी किया जा सकता है। शुद्ध पोटाश एलम और कॉपर सल्फेट तथा बेंजोइक अम्ल क्रिस्टलीय सफ़ेद, नीले और सफ़ेद रंग के होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है चक्रवात के केंद्र में होता है। तो याद रखेंगे कि चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब होते हैं। वही अगर प्रति चक्रवात हो जाए तो प्रति चक्रवात याद रखना है उसका केंद्र में उच्च वायु दाब होते हैं। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं हम कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में होता है, वही दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा होती है। तो याद रखिएगा उत्तर गोलार्ध में विपरीत उल्टी दिशा हो गया, और दक्षिण गोलार्ध में सीधी दिशा में। चक्रवात मापने के यंत्र का नाम टी स्केल है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात का आँख या चक्षु कहा जाता है। चक्रवात प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वी आकार का हो जाता है। चक्रवात को वायुमंडलीय विक्षोभ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। के विपरीत प्रति चक्रवात के विपरीत दिशाओं में विशेषता वाले वायु परिसंचरण तंत्र को प्रति चक्रवात कहते हैं। अर्थात याद रखेंगे केंद्र में उच्च दाब और बाहर से निम्न दाब होते हैं, तो उसे हम प्रति चक्रवात कहते हैं। प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा हो जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा हो जाती है। प्रति चक्रवात का आकार प्रायः गोलाकार, परंतु यदा-कदा भी आकार का होता है, अर्थात ज़्यादातर गोलाकार ही होते हैं। टोर्नाडो एक भयानक त्वरित झंझा से वायु हाथी की सूंड की तरह सर्पिलर रूप से नीचे उतरता है। इस घटना को हम टोर्नाडो कहते हैं। भारत में टोर्नाडो को बवंडर के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका है देखिए रीजनिंग से ही है। बोला है कि रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। इस तरह से आप घुमा कर देख लेंगे तो इसका दिशा दिशा परीक्षण जो करेंगे तो लास्ट में जो है यहाँ बोला है कि टोटल जो कितने दूरी पर होगा, किस दिशा में, कितनी दूरी और किस दिशा में होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 67 मीटर हो जाएगा, और उत्तर दिशा में हो जाएगा। इसको आप घुमा के देख सकते हैं, आसानी से आप घुमा सकते हैं। ये डायरेक्शन का सवाल है, आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। भारत की राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हम हमारा देश गणतंत्र बन गए थे, अर्थात गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है रीजनिंग से। रीजनिंग से फिर डायरेक्शन का सवाल है। बोला है विस्मिता पूरब की ओर 200 मीटर चलता है। तो पूरब की ओर चलने का मतलब इस दिशा में चलना, 200 मीटर चला है। उसके बाद फिर दाएँ मुड़ा है। दाएँ मुड़ने का मतलब है नीचे मुड़ना, और नीचे मुड़ने का मतलब है कि 210 मीटर चला। अब उसके बाद बोला है कि आरंभिक बिंदु से वह अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, अर्थात इस दूरी को पूछा है। जैसे ही आप स्क्वायर करके कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ध्यान रखिएगा
कि 841 डबल ज़ीरो मिल जाएगा। तो आठ ध्यान रखें 84100 मिलेगा। इसका जो वर्गमूल कीजिएगा 229 आ जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी किस वर्ष? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे और इसी दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि 1914 की बात करें तो कामागाटा कामागाटा मारू जहाज की घटना 1914 में ही घटी थी और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न का कैसे हल करते हैं। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम इसको सारे प्रश्नों को पहले ठीक से अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए कि इसमें ध्यान रखिए कि ये जो है नीचे की दिशा से इस दिशा में आ गया है। तो सबसे पहले इसका देखिए कि ये पहले यहाँ पे देखिए इस दिशा में आया, फिर पुनः इसका अपोज़िट डायरेक्शन आ गया, फिर उसके बाद फिर जिस दिशा में था उसी दिशा में आ गया, फिर जस्ट इसका अपोज़िट डायरेक्शन आ गया, फिर फिर इस तरह से आपको ध्यान रखना है इस दिशा में आ जाएगा। तो इस दिशा में कितने ऑप्शन हैं? तो ये ऑप्शन तो आपको नहीं होंगे। अब आपके पास ध्यान रखना है कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में से आपको ध्यान रखना है कि देखिए कि यहाँ पे ये बदल दिया है, फिर जस्ट लाइक आपको ये वैसा ही छोड़ दिया है। फिर उसके बाद देखिए कि ये दोनों भी बदल दिया है अर्थात 3 बदल रहे हैं, 1 छूट ज्यों के त्यों छूट जा रहे हैं। फिर जस्ट लाइक यहाँ अगले में देखेंगे तो 2 बदल रहे हैं, फिर अगले में देखेंगे 3 बदल रहे हैं, फिर अगले में देखेंगे तो 2 बदल रहे हैं, फिर अगले में देखेंगे तो 3 बदल रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी किया गया होगा 3 बदलाव हुए होंगे। तो ऐसे कितने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं? तो 3 ऑप्शन ये तो होंगे नहीं, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। तो राइट आंसर सी होगा जहाँ 3 बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से आप करके देख लेंगे एक बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत दिया है 42। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको क्या करना है कि बोला है कि बृहस्पतिवार का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे देखिए कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना है 42 और यहाँ पे कितना है 43। तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे और यहाँ भी 3 से गुना करेंगे तो दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो आपको डिफरेंस 3 का हो जाएगा। तो यही 3 यहाँ इससे लेके घटा दीजिए, वही आपका बृहस्पतिवार का आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन देखेंगे तो पता चल जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपका हो जाएगा 3 घटा करके 41 इसका राइट आंसर हो जाएँगे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इस तरह से ध्यान कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नंबर है आपका 47। बोला है किसी व्यक्ति के मूल वेतन 77 100 महँगाई भत्ता 125% से बढ़कर 132 हो गया है। तो सबसे पहले 125% से बढ़कर के 132 हो गया है, तो 125% निकाल लेंगे, फिर 132% निकाल लेंगे। अब उसके बाद बोला है कि भई 125% पर हम 20% कटौती कर लेंगे और फिर जो 132 पर निकाले हैं उसमें हम 22% कटौती कर लेंगे और दोनों का अंतर देख लेंगे। दोनों का अंतर जब आप देखेंगे तो ₹74 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करके देख लीजिएगा। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मैंने एक बार फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपका इसका 125% निकालना है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसका फिर इसी का 132% निकालना है और 2 बार निकालना है। तो जो 125% आप निकाले हैं उस पर 20% की कटौती करना है अर्थात 80/100 से गुना करके आपको निकाल लेना है। फिर 80/100 से गुना करके निकाल लेना है। फिर उसके बाद 22% अर्थात इसका मतलब है कि 80/100 नहीं बल्कि 78/100 करके जब दोबारा वाला को निकाल लेना है और दोनों का अंतर देखना है, दोनों का अंतर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र के काले धन को अंकुश लगाने के लिए 2016 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो 2016 में आपको ध्यान रखना है कि जस्टिस एमबी शाह समिति को गठन काले धन को काले धन को करने के लिए एमबी शाह समिति को गठन किया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रीजनिंग से है। रीजनिंग में देखिए कि बोला है कि किस तरह से यहाँ देखिए कि एक एक था तो 2 आ गए, जिसमें से एक बीच में आया। फिर यहाँ 2 आ गए, 1 खाली था तो 2 खाली आ गए
अब 2 खाली आ गए तो ये भी बीच ही में है। फिर उसके बाद 3 खाली आ गए, ये भी बीच ही में है। तो इस तरह से बीच वाले खाली कितने हैं देख लीजिए। तो इसमें इसमें तो डबल ब्लैक दे दिया, गलत है। इसमें साइड में व्हाइट दे दिया, गलत है। इस तरह से ये भी गलत है, साइड में है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए 50 है। 50 में देखिए डायनामाइट के मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट का मुख्य रूप जो है ट्र इसका नाइट्रोग्लिसरीन होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल भी कहा जाता है। आधुनिक डायनामाइट में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं आरडीएक्स को। तो आरडीएक्स आपको ध्यान रखना है कि आरडीएक्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव होता है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमेथिल ट्राइ ट्राइनाइट्रिनमीन होता है। यह सफ़ेद दानेदार पाउडर है। बात कर लेते हैं हम ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन सॉरी टीएनपी का। टीएनपी का तो टीएनपी का होता है ट्राई नाइट्रो टाइलूनीन। यह जो है ध्यान रखिएगा कि यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रयोगशाला के उपकरण में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोगशाला में आपको ध्यान रखना है पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच का निर्माण बोरेक्स मिलाकर किया जाता है। इस कांच का सामर्थ्य अधिक होता है। टेम्पर्ड कांच जो होता है और नीलिनीकरण द्वारा बनाया जाता है। वही टेम्पर्ड कांच का उपयोग वाहनों में किया जाता है। मृदु कांच का प्रयोग ग्लास, बोतल, खिड़की बनाने में किया जाता है। फ्लंट कांच का प्रयोग अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण इसका प्रयोग प्रिज्म या लेंस में किया जाता है। तो फ्लिंट कांच आपको ध्यान रखना है लेंस में किया जाता है। मृदु कांच आपको ध्यान रखना है कि मृदु कांच का प्रयोग आपको खिड़की और कांच में किया जाता है। और टेम्पर्ड कांच में आपको ध्यान रखना है कि यह जो है अनिलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। पायरेक्स कांच आपको बता ही दिए हैं कि क्या चीज़ के लिए होता है, प्रयोगशाला में होता है। अब यहाँ त्रिभुज की संख्या काउंट करना है, ध्यान रखिए। त्रिभुज की संख्या काउंट करने का मतलब है यहाँ पे 1 हो गए, 1 के बाद आपको 2 हो गए, 2 के बाद 3 हो गए और 3 के बाद आपको हो जाएँगे सॉरी ये ऐसे नहीं, जब भी ऐसे अलग-अलग होंगे तो 1 2 हो गए, फिर 1 2 हो गए और फिर 1 2 हो गए, ऐसे काउंट कर लीजिए। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 9। तो टोटल 9, इस दोनों को जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, 3 तियाई 9, इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं। बोला है कि कैटामरैन शब्द का संबंधित किससे है? तो कैटामरैन का संबंध आपको ध्यान रखना है कि यह एक खास तरह के छोटी नाव से संबंधित है। मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव समुद्री इलाकों में कैटामैरन कहलाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न है अगला प्रश्न बोला है कि कौन सही विकल्प होगा? तो ध्यान रखिए कि सही विकल्प चुनने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले कि ये आपको ये वाला फिगर आएगा ही, क्योंकि यहाँ से ये आएगा तो ऐसे मिलेगा। तो ऐसे कितने ऑप्शन में है? इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें भी है। तो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब 3 ऑप्शन में ध्यान रखिए कि एक ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से आकर इसी में मिलेगा। तो यहाँ से आके यहाँ ये नीचे कर दिया है इसलिए ये गलत हो गया और ये ऊपर ही ले गया इसलिए गलत हो गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आपका ये प्रश्न जो है आपका सी इज़ द एक्यूरेट आंसर। 54 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लोरिया अरेराज क्या है? लोरिया अरेराज क्या है ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोरिया अरेराज एक स्तंभ लेख है। सम्राट अशोक ने जो 7 राज आज्ञाएं 7 स्तंभ बनवाए थे। इस स्तंभ के शीर्ष पर शेर की आकृति है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। वही कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहा जाता है और रुमंदेई स्तंभ अभिलेख आर्थिक अभिलेख भी कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देख लीजिए।
अगला प्रश्न में बोला है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका विकल्प आप यहाँ देखिए, इसको छाँट सकते हैं आप। ये तो गलत है क्योंकि हमको इस ऐसे करके इस तरह के ट्रायंगल बनाने हैं। तो इस तरह के ट्रायंगल बनाने के लिए आपको ये गलत है, ये भी गलत है। ट्रायंगल लाइन पर ही होना चाहिए और लाइन पर ट्रायंगल ये अपोजिट साइड है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? तो ध्यान रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा मात्र एक देश से लगती है और वो है पाकिस्तान। आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख की सीमा चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लगता है। वही आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से लगता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, भूटान, म्यांमार से लगते हैं। और सिक्किम की सीमा आपको 3 देश नेपाल, भूटान, चीन से लगते हैं। उत्तराखंड की सीमा 2 देश जैसे नेपाल, चीन में के लगता है। मिजोरम की सीमा 2 देश बांग्लादेश, म्यांमार के लगते हैं। वही असम की सीमा 2 देश भूटान और बांग्लादेश के लगते हैं। बाद बाकी जितने भी आपको नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान सभी के सभी एक देशों से सीमा बनाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 3 बनाने वाले आपको लद्दाख, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है। वही 2 बनाने वाले और सिक्किम भी 3 देशों की से सीमा बनाता है। वही मिजोरम आपको 2 और असम 2 देशों के साथ। वही आपको ध्यान रखना है कि असम, उत्तराखंड और मिजोरम 2-2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है कि कौन आकृति सही होगा। तो सही आकृति आपको ढूंढना है। याद रखें कि सही आकृति ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए कि इस तरह की आकृति बनेंगे, ऐसे और ऐसे वाली आकृति जरूर बनेंगे। तो ऐसे आकृति यहाँ है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इज द एक्यूरेट आंसर। 59 की ओर बढ़ते हैं और 59 नंबर प्रश्न में आपको बोला है निम्नलिखित में से किसे कौन सी धातु विद्युत परिष्कृत के द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉपर तो किया ही जाता है, उसके बाद सोना भी किया जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एक और दो, एक और दो जो है ना परिष्कृत किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है 60। 60 नंबर को देखिए, बोला है बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना क्या कहलाएगा। तो बीज को जब जल में आप रखते हैं तो यह फूल जाता है। इसका मतलब क्या है, अंतः शोषण हो गया, अंतः शोषण हो गया। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो फिर अंतः प्रासरण क्या है। तो ध्यान रखिए, कोई कोशिका अपने से कम सांद्रता वाले विलयन में रख दिया जाता है। मतलब अपने से कम सांद्रता वाले विलयन में रख दिया जाए तो कोशिका अंतः प्रासरण द्वारा फूल जाती है। ठीक है। किशमिश को पानी में रखने पर फूल जाता है। इसे जीव द्रव को विकुंचन विकुंचन भी कहा जाता है। और विसरण पत्तियों के रंध्रों में वायुमंडल ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों को विनिमय करना विसरण है। और इस तरह से आपको अंतः प्रासरण को भी समझा दिए। और बाह्य प्रासरण क्या होता है। तो बोला है कि किसी कोशिका के किसी ऐसे विलयन में रखा जाए जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक हो। मतलब कोशिका की सांद्रता से अधिक हो तो उस कोशिका से बाह्य प्रासरण द्वारा पानी निकल जाती है और इसे सिकुड़न सिकुड़ जाता है। मतलब बाह्य प्रासरण के द्वारा पानी निकलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, बोला है कि एमएन पर अगर हम रखे हैं तो इसका इमेज कैसा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि एमएन एमएन नीचे रखा हुआ है, इसका मतलब उल्टा बनेगा। तो उल्टा वाला तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो है, ये दू जो है आपको ये उलट दिया है इसमें, इसलिए यहाँ भी उलट दिया है। तो ये दू जो है उलट नहीं, बाएं का दाएं और दाएं का बाएं कर दिया है। तो दायां बायां परिवर्तन यहाँ किया है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो वो राशि क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ा वाला को ऊपर सॉरी बड़ा वाला को नहीं, छोटा वाला को आपको ऊपर लिख लेना है। 4 6 2 4 अब बटे हो जाएगा, आपको हो जाएगा ये 4 9 1 3। अब -1 कर लीजिए, इंटू में 100 कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा, ये आपका रेट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जब रेट आ जाता है तो रेट के अनुसार आपको ध्यान रखना है। ऐसा करने से आपको मिलेगा कितना, 1/16 मिल जाएगा, 1/16। इसका मतलब क्या है कि जब आप 1/16 निकाल लेते हैं तो इस तरह से आप मान रख दीजिए कि किसी एक में मान रख दीजिएगा तो आंसर
आ जाएगा। या आपको ऐसे भी कर लेना है कि इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 4/6 × 2 = 4/9 = 13 इसका क्यूब कर लेना है इसका और इसका स्क्वायर कर लेना है। बस इसी को हल कर लीजिए। हल कीजिएगा तो 4096 आ जाएगा। 4096 आ जाएगा। इस तरह से राइट आंसर 4096 सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए मैथमेटिक्स से है। बोला है कि एक व्यापार ए 76,000 निवेश करता है कुछ समय बाद। तो यहाँ पे देखिए 76,000 निवेश कर रहा है और बी कुछ समय के बाद मिल जा रहा है। तो 76,000 कर रहा है तो दोनों हजार ही में है, तो आपको 76 गुने क्या कर देना है, 76 गुने 12 कर देना है। और बी का हमको पता नहीं है तो 57 गुने एक्स कर देना है और 2/1 कर देना है। ऐसा करने से 19 चौका 76, 19 तिया 57। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब उसके बाद आपको उसके बाद ध्यान रखिएगा कि आप सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, चूँकि यहाँ 12 है, 6 आ जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए तो 4 दूना 8, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे 8 8 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 8 महीने हो जाएंगे। इस तरह से 73 का इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, 73 के राइट आंसर 8 होंगे। अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है कि अपनी सामान्य दर से 3/4 चलने पर दर से 3/4 से चलने पर एक मनुष्य 1.5 घंटे का विलंब होता है। जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो आपको 3 ऊपर लिखना है, 4 माइनस 1 लिखना है। 1.5 घंटा है तो 3/2 का मतलब 1.5 घंटे होते हैं। जैसे ही इसको हल करते हैं, जैसे ही इसको हल करेंगे, सॉरी यहाँ पे -3 लिखना है। तो जैसे ही इसको हल करेंगे, -3 क्यों हुआ? क्योंकि 3/4 है तो 3 ऊपर लिख दिए, 3 और 4 का अंतर नीचे लिख दिए और 1.5 घंटा है तो 3/2 लिख दिए। ऐसा करने से आपको कितना मिल जाएगा? तो 3/1 मिल जाएगा गुणे 3/2 मिल जाएगा, अर्थात 9/2 का मतलब 4.5 हो गया। 4.5 किस में दिया हुआ है? तो 4.5 आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर जो है 74 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। बोला है कि यहाँ ऐसे प्रश्न को देखने के लिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ बोला है कि रास्ता कौन है? अर्थात रास्ता, यहाँ पे बोला है कि दीवार को यदि दीवार को दरवाजा और दरवाजे को खिड़की, तो दरवाजा ही रास्ता होता है तो दरवाजे को क्या कहा जाए? खिड़की। तो रास्ता खिड़की है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों को आयात कर हटा दिया था? तो 1882 में सूती वस्त्रों को आयात कर हटा दिए थे। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में बोला है कि भाई एक के विपरीत क्या होगा? तो ध्यान रखिए कि यहाँ ये दोनों में ये कॉमन है और ये कॉमन है, इसका मतलब 5 का विपरीत 3 हो गया। अब इस दोनों का देखिए, इस दोनों को देखिए तो क्या-क्या कॉमन है? 5 कॉमन है और 2 कॉमन है, इसका मतलब 1 का विपरीत 6 हो गया। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएँगे। बी 77 का आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। उत्तर दिशा की ओर तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। 250 मीटर लंबे पुल को पार कर सकेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पुल कितना है? 250, रेल की लंबाई क्या है? ये है। तो बोला है कि कितने सेकंड में पार कर जाएगा? तो दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए। जैसे ही ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 400 आ जाएगा और इसकी चाल कितना है? तो 144 किलोमीटर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा। या 18 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 8 बार में। 8 से 8 पंचे 40, अर्थात नीचे आ जाएगा 40। 40 से जैसे ही इसको भाग करिएगा 10 बार में कट जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बोला है एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति है से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुँचने और वापस जाने में 50 मिनट लेता है। अर्थात नदी का वेग इतना है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव खेपने का वेग जो है 7.5 है। तो जाने में और आने में, तो ध्यान रखेंगे कि जाने जाने में जुट जाएगा तो ये दोनों का जोड़ जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जैसे ही
आने में घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, अर्थात D/9 और जोड़ D/6। इस तरह से ध्यान रखिएगा, D/9 और D/6 इक्वल टू हो जाएगा आपको 50 मिनट। 50 मिनट है तो 50 मिनट का मतलब 50/6, 50/6 हो जाएंगे। अब 60 हो जाएंगे। इस तरह से इसको काट सकते हैं हम। अभी दोनों का एलसीएम कितने का हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आपको ध्यान रखना है 18 हो जाएंगे। 18 हो जाएंगे तो यहाँ पे 3D हो जाएगा और यहाँ पे प्लस सॉरी 2D और 3D अर्थात 5D। 5D/18 बराबर 5/6। तो ध्यान कर लीजिए कि 6 से 3 बार में काट दीजिए, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस कीजिएगा तो D बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? D बराबर 3। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, D बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में बोला है कि कौन निहित है, तो निहित देख लीजिए यहाँ पे निहित कौन सा होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि निहित कौन सा होगा। तो हमसे सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या है। तो प्रश्न में बोला है कि भाई इस तरह का फिगर निहित होना चाहिए, पहले खड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऊपर, फिर ऊपर। अर्थात कहने का मतलब है एक 2 बार खड़ा होना चाहिए, 2 बार खड़ा दिखना चाहिए, 2 बार मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न में कौन किस में आ सकता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ इस प्रश्न को जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ देखना ये है कि सॉरी यहाँ पे होगा, इसमें होगा। यहाँ देखिए कि कहाँ दिखेगा, तो इसमें दिख रहा है क्या, तो इसमें यहाँ देखिए एक बार यहाँ खड़ा हुआ, एक बार यहाँ खड़ा हुआ और एक बार यहाँ मुड़ा हुआ है। ऐसा प्रश्न सिर्फ ए ही में हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 80 का राइट आंसर सॉरी राइट आंसर जो है यहाँ पे थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए ए नहीं होगा। आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखिए, यहाँ खड़ा, फिर ऊपर खड़ा, फिर ऐसे मुड़ गया। तो ऐसे प्रश्न हमको बी में दिख रहे हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बियर तथा बुल दोनों शब्दों का प्रयोग, तो बियर और बुल शेयर बाजार में किया जाता है। बियर शब्द का प्रयोग तेजरिया के लिए और बुल शब्द का मंदरिया के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए इसमें बोला है कि इसमें कौन निहित है, तो निहित वाले में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कट होना चाहिए, कट के ऊपर ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कट है, लेकिन कट के ऊपर ऐसे नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ देखिए इसमें है क्या, तो यहाँ भी कट है, लेकिन कट के ऊपर ऐसे नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, इसमें है, ऐसे कट है और कट के ऊपर ये वाला है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है, तो अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण आपको ध्यान रखना है कि अनिवार्य रूप से अमीनो अम्ल ग्लूटामीन होता है, जबकि ये सभी जो है अनिवार्य नहीं होता है। अनिवार्य में कुछ और भी हैं, आपको ध्यान रखना है। ग्लूटामीन के अलावा लाइसिन होता है, ल्यूसीन होता है और हिस्टिडीन होता है, अर्जिनिन होता है, थ्री थ्रियोनीन होता है। ये सब अनिवार्य अमीनो अम्ल है, इस बातों को ध्यान रखना है। मस्तिष्क एक प्रकार का कला द्वारा ढका जाता है जिसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जिसके द्वारा ढका होता है उसको ड्यूराइमेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोला है कि किसे बदल देने के बाद समीकरण संतुलित हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको ध्यान रखना ये है कि जब आप 4 की जगह 12 और 12 की जगह 4 अर्थात यहाँ 12 और यहाँ 4 रख देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। आप ध्यान कर लीजिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 86। राजराजेश्वर मंदिर स्थित कहाँ कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे कि राजा राज प्रथम के द्वारा 10वीं शताब्दी में तमिलनाडु में बनवाया गया था। यह जो शैली है यहाँ द्रविड़ शैली है, और द्रविड़ शैली की विशेषता है मंदिर ऊंची चारदीवारी से घिरे होते हैं और प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस तरह से पिरामिड नुमा शिखर इसमें होता है और मुख्य मंदिर के शीर्ष विमान होते हैं। इस तरह से मंदिर बनाने के 3 शैलियाँ विख्यात है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि एक द्रविड़ शैली है जो उत्तर भारत द्रविड़ शैली
एक नागर शैली जो उत्तर भारत में है और बेसर शैली जो मध्य भारत में है। आपको ध्यान रखना है कि द्रविड़ शैली में बने कैलाश मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है, उसके बाद है आपको ध्यान रखना है कि वैष्णव मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है। वही नागर शैली में आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में मंडप बनाए जाते हैं, गर्भगृह बनाए जाते हैं, ये नागर शैली है। और ध्यान रखना है एक बेसर शैली होता है मंदिर बनाने का। इस तरह से सभी शैली को आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपका नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण बेसर शैली कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए कि इसमें बोला है कि कौन सही है। तो इसका क्या कंसेप्ट है आपको ध्यान देना है, आपको समझ लेना है सबसे पहले कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट ये है कि 6 गुने 5 कर देना है और प्लस 1 कर देना है। तो इस तरह से आपको 8 गुने 7 कर देना है। 8 गुने सॉरी, यहाँ पे 6 गुने 5 30 हो गया, 30 में 3 से गुना करके प्लस 1 करना है। यहाँ भी 56 3 से गुना करके प्लस 1 करना है। तो ऐसे करने से आपको ध्यान रखना है 22 पंचे 110, 110 में 3 से गुना 330, 330 और 31 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है 84। राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें सत्य कथन कौन सा है, ये हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन किया जा सकता है, ये बात सही है। बाद बाकी ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न में बोला है कि कौन भिन्न समूह में है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे भिन्न समूह में ध्यान रखेंगे कि सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो घटने बढ़ने की संख्या है वो बराबर नहीं है। और इसमें जो है 4 2 3 घटा है, 4 2 3 सभी में घटे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अनिल बोला है अनिल और सुमन मिलकर के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बोला है कि अनिल अकेले इतने दिन में कर सकता है, तो सुमन कितने दिन में करेगा। तो देख लेते हैं 20 और 12 का एलसीएम कितने आएगा। तो 20 12 का एलसीएम 60 आएगा। इसकी क्षमता 5 का है, इसकी क्षमता 3 का है, इसकी क्षमता 5 का है। अब यहाँ पे देखिए ये किसकी क्षमता है, अनिल सुमन मिल करके, मतलब दोनों की क्षमता 5 का है। तो सिंगल अगर हम सुमन का क्षमता निकाले तो 2 का हो जाएगा। 2 से इसमें भाग करेंगे तो 30 दिन हो जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे तो 30 दिन, मतलब सुमन की क्षमता से अगर हम भाग करें 60 में, टोटल काम 60 है तो 60 में भाग करें तो 30 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि एक नल पानी की टंकी 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो देख लीजिए, एक 3 घंटा में भरता है, एक 4 घंटा में खाली करता है। दोनों का एलसीएम 12 है। एक का क्षमता, भरने का क्षमता क्या है, भरने वाले का क्षमता 4 लीटर प्रति घंटा है और खाली करने की क्षमता 3 लीटर प्रति घंटा है। अर्थात पूरा अगर 1 घंटा अगर दोनों काम करे तो 1 घंटा में 1 लीटर ही भर पाएगा। इसका मतलब टोटल अगर भरना होगा तो 12 घंटे, 1 से भाग करने में 12 घंटे लगेंगे। लेकिन बोला है कि 1/3 भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि 1/3 ऑलरेडी भरा हुआ है, तो 2/3 भरने में कितना समय और लगेगा, हमको ये पूछा है। तो टोटल 12 घंटा लगता है, तो 12 से हम गुना करके हम निकाल सकते हैं। 3 चौका 12, 4 दूना 8 घंटा और लग जाएँगे। इस तरह से ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता देते हैं, 3 घंटा में 4 घंटा में दोनों का इफिशियंसी 4 का और 3 का आ गया। अगर भरने की बात करें तो एक इफिशियंसी 1 घंटा में 1 ही लीटर भरेगा। भरना कितना है, 12 लीटर। तो 12 लीटर तो 12 से भाग 1 से भाग करें तो 12, अर्थात टोटल भरना हो तो 12 घंटे लगेंगे। लेकिन 1/3 ऑलरेडी भर चुका है, इसलिए 2/3 बचा हुआ है। 2/3 भरने में 8 घंटे लग जाएँगे। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है। तो रक्त में आपको ध्यान रखना है जल की मात्रा लगभग में आपको 90% जल की मात्रा होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। प्लाज्मा में आपको ध्यान रखना है रुधिर 55 से 60% होता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है 90% रक्त में जल का प्रतिशत होता है। रक्त में आपको ध्यान रखना है कि और भी कई प्रोटीन मिले होते हैं, जिससे फाइब्रोनेजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लूमिन, ये सब प्रोटीन होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये सारे चीज़ होते हैं। ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपको ध्यान रखना है कि अल्टमैन के द्वारा किया गया था।
और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज आपको ध्यान रखना है, डी ड्यूबो के द्वारा लाइसोसोम का खोज किया गया था। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को ध्यान रखना है, राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, इस बातों को ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि यह अंतःप्रद्रव्य जालिका जालिका झिल्लियों की सतह से सटे होते हैं और इसकी खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका है विषम का चयन करना है। विषम का मतलब अलग को चयन करना है। तो यहाँ रखिए ये सब के सब बच्चे का से है और ग्रांट बच्चे का नहीं है, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु के द्वारा पहली बार मनुस्मृति में प्रतिपादित किया गया था। हिंदू धर्म से संबंध प्रमुख और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति में आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्र ब्रह्मवर्त, ब्रह्मऋषि, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में 4 वर्णों का उल्लेख भी मिलता है, याद रखेंगे इतनी बात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि विषम का चयन करना है। विषम में आपको मॉनिटर हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस है, बाद बाकी सभी की सभी इनपुट डिवाइस है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सभी के सभी इनपुट है, बाद बाकी आउटपुट डिवाइस है। विषम को चयन करना है। विषम में बोला है कि तालियां, आलोचना, सम्मान, प्रशंसा। तो याद रखिएगा कि सभी के सभी प्रशंसा का विषय है, आलोचना अलग होगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को व्यवस्था की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के तहत किया गया था, इस बातों को ध्यान रखें। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है और 42वें संविधान संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और आपको ध्यान रखना है कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग का वर्णन आपको ध्यान रखना है भाग 15 के 324 अनुच्छेद में आपको चुनाव आयोग का वर्णन है, इस बातों को ध्यान रखना है। अगला अगला बोला है कि भाई अलग को चुनिए, अलग को चुनना है। तो अलग इसमें यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ बोला है कि भाई 18 के स्क्वायर में से 18 दूना 36 घटाया है, 12 के स्क्वायर में से 12 दूना 24 घटाया है, उसी तरह से 13 के स्क्वायर में से 13 दूना 26 घटाया है। इसमें ऐसा नहीं किया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है 100 में दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है स्थित है, ये बोला है। तो दुलहस्ती परियोजना आपको ध्यान रखना है कि चेनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना जो है आपका चेनाब नदी पर स्थित है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य परियोजना को। तो भाखड़ा नालंग परियोजना, कोलादामा और नाथपा झाकरी और इंदिरा गांधी सभी सतलुज नदी पर है। और पोंग आपको ध्यान रखना है ब्यास नदी पर है। चमेरा रावी नदी पर है, थीन रावी नदी पर है, सलाल परियोजना और बगलिहार चेनाब नदी पर है। वही तुलबुल आपको झेलम नदी पर है। गांधी सागर और जवाहर सागर दोनों चंबल पर है। वही चंबल परियोजना भी चंबल पर है। टिहरी परियोजना आपको बिलंगना पर है और भेलंगना और भागीरथी पर है। रामगंगा नदी पर है। गंडक आपको गंडक नदी पर है। वानसागर सोन नदी पर है। उड़ी परियोजना आपको झेलम नदी पर है और टनकपुर काली नदी पर है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है, उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे भिन्न संख्या जो है आपका हो जाएगा ये डी। भिन्न है क्योंकि सभी जो है q+1 दिया हुआ है, सबका q+1 करके दिया है, इसमें ऐसा नहीं है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि भाई ए बी की वर्तमान आयु का योग 40 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। तो 4 वर्ष पहले इसका अनुपात इतना था, तो अभी 4 वर्ष पहले की योग हम अगर निकालें तो 3 और 1 4 यूनिट हो जाएगा। तो 4 यूनिट प्लस 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष इसका भी बढ़ेगा, 4 वर्ष इसका, तो 4 4 8 जोड़ देंगे तो अभी के उम्र के बराबर हो जाएंगे, बराबर में 40। ये 8 इधर आके घट जाएगा तो 32 हो जाएगा। 4 से इसको भाग देंगे तो 8 मरतबे कट जाएगा, अर्थात 1 यूनिट का मतलब 8 है। तो हमसे पूछा है कि बी की वर्तमान, तो बी 1 यूनिट में है तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा 8। 8 और प्लस 4 अभी बढ़ गया है तो 8 4 12, अर्थात 4 बढ़ा देने के बाद 12।
12 वर्ष अभी वर्तमान में बी का उम्र है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 5 से 6 के बीच घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का सुई कितने मिनट का सुई मतलब होगा, तो याद रखिएगा इतना बजे जो है ना दोनों के घड़ी की सुइयों के बीच 7 होंगे, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ बोला है कि शब्दकोश के अनुसार ढूंढना है। 5-4 को पहले देख लेना है कि कौन पहले आएगा। तो 5 और 4 में देखिए ए से एल एम और ए से एल ई है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये पहले ई वाले आएंगे ना कि एम वाले, तो 4 वाले गलत हो गए। अब 3 और 4 में से देख लेना है कौन आएगा। ए से एल भी लिखा हुआ है और ए से एल एम लिखा हुआ है, तो पहले 4 वाले आएंगे, 4 सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न बोला है कि 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सी घटना का कारण जर्मनी और उसके साथ राष्ट्रों का हार हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 और 4 पर्ल हार्बर पर आक्रमण और जर्मनी का रूस पर आक्रमण, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, सही क्रम में ढूंढना है। तो इसी तरीके से पहले आपको ढूंढना क्या है कि पहले 5 और 4 वाले को देख लेना है कि 5 और 4 में से कौन आएगा। तो 5 और 4 में से आपको ध्यान रखना है कि सी यू एल है और सी यू सी है, तो सी यू सी वाले 5 वाले आएंगे, इसलिए एक और 4 वाले गलत हो गए। और एक 5 में देख लीजिए CUR और CUC, तो ये एक वाले भी कट गए। अब यहाँ 4 और 3 में से देख लीजिए कौन आएगा पहले। तो CURR CUL, तो पहले एल वाले आते हैं, 4 वाले आएंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि पहले 4 वाले ही आएंगे। तो 4 तो यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। और तो ध्यान रखिएगा कि अब 2 और 3 में से देख लीजिए, 2 और 3 में से CURR और CUL वाले आएंगे, तो 2 आएंगे, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि भाई कौन सा मिलान होगा। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, मनुष्य को हम होमोसिपियंस कहते हैं, बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं, मोर को हमको पावो क्रिस्टिवो कहते हैं और मेढक को राना टिग्रेना। इस तरह से आप मिला लेंगे इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए पवन वन कौन सा है। तो पर्णपाती वन जो है ना भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है में रेजवुड और रबर बांस मिलते हैं, वही आर्द्र सदाबहार वनस्पति में आपको कैल और होलक साइडर मिलता है। उष्णकटिबंधीय अगर आर्द्र पर्णपाती की बात करें तो टीका, साल, शीशम, चंदन आदि के पौधे मिलते हैं। वही सवाना वनस्पति में छोटे वृक्ष और घास मिलेंगे और शुष्क कंटीले वनस्पति में आपको नीम, खजूर और बबूल मिलेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बोला है कि उस विकल्प को चयन कीजिए जो तार्किक और अर्थपूर्ण है। तार्किक और अर्थपूर्ण जो है ये है, आप इसको सजा करके देख लेंगे। पहले आपका आएगा थैलेमस, थैलेमस के बाद थैलेमस के नीचे आपको ध्यान रखिएगा, थैलेमस के नीचे कान का पर्दा होता है, कान के पर्दा के नीचे आपको हो जाएगा आपको कान के पर्दा के टॉन्सिल होगा, टॉन्सिल के नीचे नाभि होगा, सबसे नीचे आपका ये होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ मौलिक कर्तव्यों की प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य अभी हम बता दिए हैं कि भाग 4A के तहत जो है समावेशन किया गया है। 3 में आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकार है और 3A नहीं है, 4A है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य ही हैं और नीति निर्देशक तत्व है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि भाई व्यवस्थित करना है सही से। तो सही से व्यवस्थित करने का मतलब हो गया कि आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, पहले आएगा आपको आवेदन करना, आवेदन करने के बाद आपका जांच किया जाता है, आवेदन की जांच के बाद आपको साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के बाद नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद आपको नौकरी शुरू हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन थे। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय आपको लॉर्ड कैनिंग थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं कि डलहौजी की, तो डलहौजी व्यापक सिद्धांत चलाया था। डलहौजी के को भारत
का रेलवे का जनक भी कहा जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि वारेन हेस्टिंगस लॉर्ड लॉरेंस ने जो है निष्क्रियता के नाम से, शानदार निष्क्रियता के नाम से चलाया था। वही वारेन हेस्टिंगस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंगस ने लाया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला है 113। 113 में बोला है कि भाई कौन सा प्रावधान कौन सा सही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, 3 × 2 × 5 कर दिए हैं। 3 × 2 गुने 5 कर दिए तो 30 आ गया। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है 7 × 5 गुने 5 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इतना ×5 कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा, तो ध्यान रखिए बी आंसर आ जाएगा। इस तरह से सॉरी बी नहीं सी होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न 114 बोला हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास अभी एक भी चंद्रमा नहीं है। तो एक भी चंद्रमा बुध और शुक्र के पास नहीं है। यहाँ पे बुध आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न बोला है कि कौन सा जो है लुप्त संख्या की जगह होगा। तो लुप्त संख्या की जगह आपको ध्यान रखना है कि 17 × 2 + 26, 17 × 2 + 26 करेंगे तो 60 आ जाएगा। 8 × 2 + 15 करेंगे तो 31 आ जाएगा। इस तरह से 11 × 2 22 + 19 41 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कितना बराबर 3 है। तो इसका राइट 3 है। तो यहाँ पे देखिए मतलब उसका मूल क्या होगा ये पूछा है। तो मूल अगर आप निकालते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी इसका मूल एक्यूरेट आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है कि इकाई अंक पर क्या आएगा। तो इकाई अंक पर 4 8 32 2 आ गया। 2 7 दूना 14, 4 आ गया, 4 3 12 2 आ जाएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। एक बार फिर से मैं आपको करके बता दे रहा हूँ कि 4 से 8 में गुना करें तो कितना आ गया, 32 आ गया। तो 32 में 2 आया, 2 से हम 7 में गुना करें तो 14 आ गया। 4 4 से 3 में गया 12, 12 में इकाई स्थान पर 2 है इसलिए ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपका वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं। मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उसको कौन बीमारी हो सकता है, तो उससे प्लेगरा हो सकता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कट्टू कट्टू का आटा कट्टू का आटा प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे कि कट्टू का आटा आपको कौन सी चीज़ों से प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त होगा आपको फैगोपाइरस से। फैगोपाइरस से आपको कट्टू का आटा को बकवीट के नाम से भी जाना जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लुप्त संख्या की जगह क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसका क्या कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट ये है कि 7 और 6 का गुना कर दीजिए और उसमें 8 और 4 को जोड़ दीजिए। फिर उसी तरीके से 8 4 का गुना कर दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए। ये दोनों का गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने से आपको 68 आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। मैं समाजवादी नहीं हूँ, गणतंत्रवादी हूँ। यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषण के दौरान किसने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था। और जवाहरलाल नेहरू के जन्म 14 नवंबर 1889 में ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न भी लुप्त संख्या से है। यहाँ देखिए लुप्त संख्या में बोला है कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो लुप्त संख्या में कॉन्सेप्ट ये है कि आप 24 और 9 का गुना कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। फिर उसी तरीके से इसको गुना कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, इसको गुना करिए, 2 से भाग कीजिए तो ये 102 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि भाई इसका क्या हल होगा। तो इसको इस दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो जोड़िएगा तो आपको जोड़ने से आप प्राप्त होगा 348 इंटू एक्स प्लस वाई। अब बराबरा हो जाएगा आपको 1740 जोड़ने से प्राप्त होगा। ये 348 से 5 मरतबे कट गया। दोनों का जोड़ पूछा है कितना आएगा, तो 5 आएगा। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न में बोला है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो याद रखिएगा कि जब हम इसको 3 करेंगे तो 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो 6x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। और इधर आपको ये से कट गया तो x प्लस 8 हो गया। ये 8 इधर चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये इधर चला जाए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो आपको 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5x, काट देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 इसका राइट बी हो जाएगा आंसर। बी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर मंदार पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी आपको बिहार के बांका जिले में है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। डुंगेश्वरी पहाड़ी गया में है, बावर पहाड़ी गया में है, गिद्धेश्वरी पहाड़ी जमुई में है, लट्टू पहाड़ी जमुई में है, वही बोलता पहाड़ी नवादा में है और खड़गपुर पहाड़ी मुंगेर में है। राजगीर पहाड़ी नालंदा में पड़ता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका लुप्त संख्या से। लुप्त संख्या में देखिए क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप यदि 15 3 को जोड़ दे, सॉरी 15 3 को जोड़ दे नहीं, बल्कि 27 और 3 को जोड़ दे और आधा कर दे। उसी तरीके से ये दोनों को जोड़ दे, आधा कर दे, ये दोनों को जोड़ दे और आधा कर दे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऐसा करने से 45 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में आपका है कि बोला है कि कॉन्सेप्ट क्या है 127 का। 127 का कॉन्सेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे 3 आया है, 3 कैसे आया? तो ध्यान रखेंगे कि 4 से 3 में गुना कर दिए तो 12, और उसी तरीके से आपको 12 से इसमें तो 6, यहाँ 3 यहाँ 6, ये दोनों को घटाने से कितना आ गया 3। उसी तरीके से यहाँ 12 तिया 36 और 7 नमा 7, दोनों को घटाने से 4 आ गया। इसी तरीके से 15 चौका 60 और यहाँ 14 से 98, दोनों को घटाने से 3 आ जाएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना है। तो ध्यान रखिए कि भारत में वरीयता का सही क्रम जो होता है, पहले राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होते हैं, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद आपको ध्यान रखना है राज्यपाल होता है। तो ये कैबिनेट मंत्री दे दिया है, गलत है। यहाँ कैबिनेट मंत्री दे दिया है ए में। कैबिनेट मंत्री नीचे राज्यपाल से नीचे होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे पहले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, तब भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखेंगे 5वें नंबर पर उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं। 6ठे नंबर पर आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। 7वें नंबर पर आपका कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा मुख्यमंत्री को भी दिया गया है। आपको राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता को भी 7वें नंबर का दिया है। भारत के प्रत्याशित विदेश अवधारणा राजदूत, ये सब 8वें नंबर का आता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, ये सब 9वें नंबर के होते हैं। वही राज्यसभा के उपसभापति और उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये सब 10वें नंबर पर आते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला इतना घन मीटर आयतन वाले गोले का व्यास क्या होगा। तो ध्यान रखिए कि गोले का व्यास निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको क्या करना होगा, 4/3 पाई आर क्यू बराबर आपको 179.2/3 करना है। अब इसी का वैल्यू रख लीजिए। वैल्यू रखने के बाद आपको इसका कटिंग कर दीजिए। कटने से आपको व्यास पूछा है तो राइट आंसर 7 आ जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बोला है 3 पार्सल और 6 कारखाने बताए पार्सलों को कितने प्रकार से रखे जा सकते हैं। तो 216 प्रकार से रखे जा सकते हैं। ये क्या कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है। बोला है पहले पार्सल को रजिस्ट्री करने का तरीका 6 है। पहले पार्सल को रजिस्ट्री करने का तरीका जो होंगे 6 होंगे, और दूसरे रजिस्ट्री करने का तरीका भी दूसरे पार्सल को भी 6 होंगे, और तीसरे पार्सल को रजिस्ट्री करने का तरीका भी 6 होंगे। मतलब कहने का मतलब है 3 पार्सल है, तीनों को 6-6 तरीके, 6-6-6, तीनों को गुना कर दीजिए तो 216 हो जाएगा। इस तरह से होगा। अगला बोला है एक शंकु की ऊंचाई दुगुनी कर देने से, शंकु की ऊंचाई दुगुनी कर देने से आयतन दुगुना हो जाएगा। दुगुना हुआ इसका मतलब क्या है, 1 पहले था, 1 से 2 से 1 बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि 100% बढ़ गया है। कितना है, 100% बढ़ गया। इस तरह से कोई भी संख्या अपने आप में 1 से 2 हो गया, इसका मतलब बढ़ा कितना, 1। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है तो 100% बढ़ गया। इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा। अगले देखिए कि भारतीय संविधान के अनकही कहानी के लेखक कौन है। तो अनकही कहानी के लेखक आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे सी, राम बहादुर राय। राम बहादुर राय जो है अनकही कहानी के लेखक हैं। वही द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म प्रकाश जी के हैं इन इंडिया, और ए प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सोनाई का है, और लॉकडाउन रिलिक्स संयुक्त
दास का है। गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह यह सुरंजन दास का है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से बोला किस देश की मुद्रा का नाम पेसो है, तो अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम पेसो है। बात कर लेते हैं रिवनिया, यूक्रेन की मुद्रा का नाम है रिवनिया। वही डॉलर जो है आपको कैनेडियन डॉलर कनाडा की मुद्रा का नाम है, और इटली की मुद्रा का नाम यूरो है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल की गेंद का वजन लगभग कितना होता है, तो फुटबॉल का गेंद का वजन आपको है 450 ग्राम होता है। वही आपको ध्यान रखना है कि क्रिकेट के गेंद का वजन जो होता है 156 से 163 ग्राम होता है। वही वही हॉकी के गेंद का वजन भी 156 से 163 ग्राम होता है। वॉलीबॉल का गेंद का वजन आपको ध्यान रखना है कि 260 से 290 ग्राम होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा भाषा संयुक्त राष्ट्र का मान्यता प्राप्त नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र को भाषा जर्मन प्राप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में आपको ध्यान रखना है कि 6 प्रकार की भाषा की मान्यता दी गई है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच है, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए